हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अगर आप जावा का वाइवा देने वाले हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो हम पहले इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वही से शुरू करेंगे कि जावा होता क्या है, व्हाट इज़ जावा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि देखिए, लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो आपकी मशीन से जितनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है, यानी कि लेवल पर कुछ लेयर्स होती हैं, उन्हीं लेयर्स पे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे पाइथन हो गई आपकी या फिर आपकी ये जावा हो गई, तो ये ऊपर होते हैं। इनके अंदर आप यूज़ करते हैं वर्ड्स ऐसे बहुत सारे, जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होता है और मशीन से कम फ्रेंडली होता है। तो इसको जब आपका ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट होकर मशीन तक जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यही होता है। समझिए आपके कुछ लेवल्स इसमें होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं। तो सबसे जो ऊपर की लेयर्स में आती है तो वो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऊपर से ये हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जावा का अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो बिना किसी चेंज के आपका जावा का प्रोग्राम चल जाना चाहिए, और वो चलता ही है। और जावा को यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। वेबसाइट बना सकते हैं, इससे आप गेम बना सकते हैं जावा के, यानी GUI प्रोग्राम्स बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं। तो जावा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर्स क्या होते हैं जावा के। तो जावा के जो फीचर है मेन, वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आपके सारे यहाँ पर ये फीचर मिलते हैं आपको। फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है क्योंकि डायरेक्ट जब आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो आपका JIT होता है, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद होते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग यूज़ होती है जब आप अपने कंप्यूटर पर बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं एक साथ, तो वहाँ पर जो थ्रेड्स होते हैं उनको यूज़ करना ये जावा का काम होता है। यानी जावा में आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जावा के कुछ फीचर्स थे। और उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस जावा की कैसे इनेबल होती है। तो इसका यही है कि जस्ट इन टाइम जावा का कंपाइलर जो होता है वो जस्ट इन टाइम में जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, जिसके जरिए वो बहुत ही ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस फास्ट मिलती है। फिर आता है जावा के कुछ आईडीज़ क्या हैं। तो जावा के आईडीज़ हैं एक्लिप्स, नेटबीन्स, और भी बहुत सारे इसके आईडीज़ आते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये तो बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन जो जावा यूज़ करते हैं अगर आप, तो आप कोई ना कोई कंपाइलर आईडी यूज़ करते ही होंगे, आप उसका जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। और एक दो आप और नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पर जैसे एक्लिप्स सबसे ज़्यादा फेमस एक्लिप्स और नेटबीन्स ही होते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक हमारा फंक्शन ही होता है जो हमारी किसी क्लास के अंदर बना होता है और वो अपने आप कॉल हो जाता है। हमारा कंस्ट्रक्टर किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। और ये किसी वेरिएबल को, किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेमोरी को इनिशियलाइज करने का काम आता है। और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो हमेशा क्लास के नाम से सेम होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं याद करने के लिए। फिर आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं वो हम किसी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, और जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन वो किसी मेथड में नहीं होते। यानी कि आपको पता होगा जब हम कोई भी यहाँ पर क्लास बनाते हैं तो क्लास के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप पूरी क्लास में एक्सेस कर सकें, तो उनको यूज़ करने के लिए आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं जो आपकी पूरी क्लास में एक्सेस होते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल होते हैं जैसे कि आपने क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब आता है व्हाट इज़ अ क्लास। तो क्लास के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको C++ वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारी क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। आप इसको इस चीज़ से समझिए कि जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो रन करता है। और इवन आप उसको और एफिशिएंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो क्लास से ही सबसे ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट होता है कि अगर क्लास और ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई मतलब नहीं बचता। तो जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर आपके मेथड्स होते हैं जो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और उन सबको हम एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं, तभी ये सारे रूल आपके फॉलो करती है क्लास। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, एनकैप्सुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लास के अंदर फॉलो होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें वेरिएबल और मेथड्स के बारे में है, वो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है और आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक इंस्टेंस होता है किसी क्लास का। यानी आपने क्लास बनाई, लेकिन अगर आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो वो बिल्कुल बेकार है।
बिना किसी ऑब्जेक्ट के किसी क्लास का कोई अस्तित्व नहीं होता है यहाँ पर, कि जब तक आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक आपकी जो क्लास है वो किसी यूज़ की नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जब आप जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी क्लास का तो आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है। तो जैसे ही आपका जो जेवीएम होता है वो न्यू कीवर्ड पढ़ता है वैसे ही उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर मुझे एक इंस्टेंस बनाना है, तो वो वहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं, आपको और अच्छे से चीज़ समझ आएगी। फिर आता है ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आपका आता है इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। अब ये जावा में इंटरफेस एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है क्योंकि यहाँ पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होता, तो उसको यहाँ पर फॉलो करने के लिए इंटरफेस यूज़ होता है जावा में। तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास के जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपके जो भी पापा की प्रॉपर्टी होती है वो जो उनके बेटे होते हैं उनके पास इनहेरिट होके आती है, तो जो पिताजी का है वो सारा बेटे का है। तो इसी तरह से आपका इनहेरिटेंस काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्लासेस में फॉलो होता है जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसका आप रियल लाइफ में भी एग्जांपल इनहेरिटेंस का बहुत देख सकते हैं। और अब आता है हमारा एनकैप्सुलेशन क्या है। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपका जो कोड है, जो मेथड्स हैं, वेरिएबल हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के मेंबर से। यानी कि आप ये चाहते हैं उसको एक जगह आपने सारा क्लास के अंदर बाइंड कर दिया है, यानी कि आपने मेथड्स एक जगह रख दिए हैं सारे, आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं वो एक जगह रख दिए हैं, सब कुछ आपने एक जगह रख दिया और उसको एक क्लास के अंदर बाइंड कर दिया, तो आपको बाहर वालों से, बाहर के मेंबर से कोई उसको खतरा नहीं है। तो यही आपका एनकैप्सुलेशन होता है और इसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। फिर आता है हमारा आप ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझाई है कि अगर आपको कोई नंबर यहाँ पर ऐड करना है तो आप लिखेंगे लेट्स से 3 + 6, तो आपका ये नंबर ऐड हो जाएगा यहाँ पर और इसका आंसर आ जाएगा 9। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रिंग ऐड करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखूँ A और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको प्लस करना है B के अंदर, हाँ B के अंदर, तो क्या होगा अगर मैं इसको भी ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा AB। इस तरह से इसका भी आउटपुट आएगा। तो आप देखिए जो आपका ये प्लस ऑपरेटर है, इसने यहाँ पर क्या किया, जब मैंने इंटीजर वैल्यू पास की तभी भी इसने इसको ऐड कर दिया और जब मैंने स्ट्रिंग्स पास किया तभी भी इसने इसको ऐड कर दिया। यानी कि इस जगह एडिशन का मतलब है कनकैटिनेट करना, तब इसने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जो आपका ये प्लस ऑपरेटर है यहाँ पर इसकी जो फॉर्म्स है वो मल्टीपल है, कि इंटीजर के लिए भी काम कर रहा है लेकिन टास्क अलग है, और यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग्स के लिए भी काम कर रहा है लेकिन टास्क अलग है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर, यानी कि इसकी जो फॉर्म्स है वो मल्टीपल है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आता है मेथड ओवरराइडिंग क्या है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेथड ओवरराइडिंग तब होती है जब आपके ये 3 यहाँ पर रूल फॉलो होते हैं। पहला होता है कि आपके मेथड का नेम सेम होना चाहिए, उनके आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए और उनका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, तभी आपका ओवरराइडिंग होगा। और ओवरराइडिंग आपका तब होता है जब आप क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं। ओवरराइडिंग बिना इनहेरिटेंस के परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। और जो ओवरलोडिंग होता है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो ओवरलोडिंग होता है इसमें आपका पहली चीज़ है कि इनहेरिटेंस यूज़ हो ना हो ये तभी भी परफॉर्म होता है। आप इसको इनहेरिटेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बिना इनहेरिटेंस के भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेम क्लास में भी हो सकता है और डिफरेंट क्लास में भी। फिर आता है मेथड का नेम सेम होना चाहिए ओवरलोडिंग के लिए, बट उनके जो टाइप हैं वो अलग होने चाहिए। टाइप का मतलब है जो उनके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो अलग होने चाहिए, और जो उनका रिटर्न टाइप है वो आपका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो भी टास्क ये परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स अलग होने चाहिए, लेकिन ओवरराइडिंग में आपके आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। और ओवरराइडिंग में आपको इनहेरिटेंस चाहिए होता है, ओवरलोडिंग में आपको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस जगह का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इंटरफेस क्या है। तो अब आपको पता है कि आप अगर C++ यूज़ करें, पाइथन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉलो होता है। लेकिन आपकी जो ये लैंग्वेज है जावा, इसके अंदर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहाँ पर अचीव करने के लिए इंटरफेसेस का यूज़ होता है, जिसके अंदर आप मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं बट उनके अंदर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इंटरफेस की हेल्प से ही हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं जावा में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपका इसका जवाब होगा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हम इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है
जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाते हैं, और उसके अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है और उनकी जैसे ही डिक्लेरेशन होती है उसके बाद वहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया जाता है। जैसे देखिए ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एग्जांपल है, यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और उसके बाद यहाँ पर ऐड है फंक्शन का नाम, ये यहाँ पर स्पेस है इनके बीच में, पब्लिक है फिर एब्स्ट्रैक्ट फिर वॉइड और उसके बाद आपका फंक्शन का नेम, ये वॉइड आपका रिटर्न टाइप है और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया गया जिससे पता चलता है ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है आपका। और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए ही ओवरराइड करने के लिए जाते हैं ताकि आप इनको दूसरी क्लास में ओवरराइड कर सकें। और फिर आता है हमारा एरे लिस्ट का डिफरेंस, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और स्ट्रिंग बिल्डर ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा एक और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर। तो आपको पता है पब्लिक जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो जो आपके पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जो प्राइवेट मेथड्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर आप किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कर देते हैं तो उन मेथड्स को सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है, या उन क्लास यानी कि उस क्लास को जो और उसकी सब क्लास इनहेरिट करेगी वो उसको एक्सेस कर सकती है। और पब्लिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या फिर पब्लिक जो आपके मेथड्स होते हैं उनको पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यही इन दोनों के बीच का यानी कि इन दोनों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। और उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट होता है यानी कि जब आप कुछ भी नहीं लिखते अपने वेरिएबल या मेथड के आगे तो वो डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, और डिफ़ॉल्ट भी आपके एक तरह से पब्लिक की तरह ही होते हैं जिनको आप पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके जो प्रोटेक्टेड हैं वो आपके कोई किसी क्लास के अंदर बनाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्टेड ही होते हैं, यानी कि उनको क्लास के बाहर का कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि क्लास के बाहर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है, और बाकी आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आपका हैश मैप हैश टेबल के बीच का डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, इसको भी आप देख लीजिएगा, इतना कोई ज़्यादा ही खास नहीं। फिर आता है हमारा कलेक्शन इन जावा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोडिंग भी जावा के अंदर करते हैं तो आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी। कलेक्शन हमारा जो जावा के अंदर फ्रेमवर्क है इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर है वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, आपको पूरा इंप्लीमेंट नहीं करना होता। यानी कि किसी ने जावा में कलेक्शन नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें आपकी क्लासेस बहुत सारी इंप्लीमेंट हुई पड़ी हैं, जैसे लिंक लिस्ट की क्लास है, हैश टेबल्स की क्लास है। तो वो सारी क्लासेस इसके अंदर बनी हुई हैं जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना पूरा कोड लिखे, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो ये आपके अंदर जो क्लासेस हैं कलेक्शन के अंदर वो आपके लिस्ट, सेट, मैप, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये कलेक्शन है यहाँ पर। और फिर आप क्लासेस देख सकते हैं, लिस्ट की है, एरे लिस्ट की, वेक्टर, लिंक लिस्ट, फिर सेट की क्लास है, मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई भी वाइवा में अगर आप वाइवा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर आता व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑर्डर्ड एंड सॉर्टेड इन कलेक्शन, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक के हैं। और अब एक ये चीज़ देखिए कि जो सेट है वो क्या होता है। तो सेट आपका यहाँ पर जावा में हैश सेट कीवर्ड से क्रिएट होता है, और यानी कि न्यू हैश सेट आप लिखते हैं तब आप बनाते हैं किस तरह का आपको यहाँ पर कीवर्ड चाहिए तो उसको क्रिएट करते हैं। और सेट यही होता है, उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रख सकते सेट के अंदर। अगर आप देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया है, एक बार यहाँ पर ऐड किया बनाना, उसके बाद यहाँ पर चेरी, एप्पल, कीवी, फिर से बनाना हमने ऐड किया, और अगर हम प्रिंट करेंगे तो बनाना आपका एक बार प्रिंट होगा। तो जो भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं। यहाँ पर आप कुछ एक्सेप्शन के टाइप्स पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये एडवांस लेवल तक के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप टेलीग्राम पर पूछिए, और आई थिंक ये आपको हेल्प करने वाला है आपके इंटरव्यूज़ में, आपके वाइवा में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।